नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने तैयारी को आगे बढ़ा चुके होंगे। मैं आपके साथ क्लास 12 का आर्ट्स में आर्ट स्ट्रीम में मैं हिस्ट्री का आपको चैप्टर 1 पढ़ा रहा था। उसमें मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। उसके मैंने 4 सीरीज अभी तक में ले चुके हैं, ये 5वां सीरीज होगा। इसमें ट्राई करेंगे कि आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, लेकिन अब ज़्यादा टॉपिक बचा हुआ नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपने इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने हड़प्पा सभ्यता के मुहर के बारे में बताया, आपको मैंने पाठ के बारे में बताया, वहाँ की लिपि क्या थी, ये सारी चीज़ें के बारे में आपके साथ मैंने शेयर किया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और जो ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे वो सब्सक्राइब कर लें एवं इससे पहले वाला वीडियो देख लें, क्योंकि वही वीडियो देखकर ही आपको आगे की टॉपिक समझ में आएगी। चलिए आगे चलते स्टार्ट करते हैं। आगे का टॉपिक आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हम जैसे कोई भी सभ्यता संस्कृति होती है तो वहाँ की शासन व्यवस्था एवं जो राजनीतिक समीकरण होता है उसी के आधार पर वहाँ पे सत्ता का संचालन होता है। ये हर राष्ट्र हर सभ्यता में है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रसाद के बारे राजकीय सत्ता के बारे में कोई उतना साक्ष्य नहीं मिल पाता है, इसलिए अनुमानतः कुछ साक्ष्य के आधार पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो साक्ष्य के आधार पर पाया गया। यह हड़प्पा सभ्यता में प्रसाद वर्ग। देखिए, प्रसाद हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक सत्ता के भागीदार को प्रसाद वर्ग कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो का एक स्थल है, वहां पे आपको सभा स्थल पाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सभा स्थल पाया गया। इससे यह क्या होता होगा कि मतलब राजनीतिक सत्ता में सभाएं होती होंगी, बैठक होती होंगी, मतलब वहाँ की राजकीय शासन प्रणाली की संचालन के लिए नीति निर्धारण में बैठक होते होंगे, समस्याओं को सुना जाता होगा, फैसला सुना जाता है, ये सारी चीजें होती होंगी। मोहनजोदड़ो में ही एक मूर्ति मिली है, इसको पुरोहित वर्ग का मूर्ति माना गया है। ये कांसा की मिली है मूर्तियां ये। ठीक है, देखिए इससे यह ज्ञात लगाया गया है कि यहाँ पर उच्च पुरोहित वर्ग का वर्चस्व था, यानी पुरोहित वर्ग को यहाँ पर उच्च वर्ग की संज्ञा दी गई। इससे अनुमानता लगाया गया है कि उच्च वर्ग का यहाँ पर शासन था। पुरोहित वर्ग की यहाँ पर मूर्तियां मिली है, मोहनजोदड़ो में सभा स्थल मिले। आइए देखिए, प्रसाद वर्ग के बारे में और अनेक मत हैं जो आपको जानना जरूरी है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की सभ्यता और किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता थी, क्या व्यवस्थाएं थी, ये सारी चीजें आपके लिए। देखिए, कई इतिहासकार, आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अभी तक में लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था। इस कारण से जो भी साक्ष्य उपलब्ध है वो पुरातात्विक आधार पर है, ये आप भी जानते हैं, सब जानता है। इसलिए इतिहासकार के मतों में प्रसाद वर्ग के बारे में विभिन्नता मत प्रस्तुत है।
कुछ लोगों का मत है कि यहाँ पे मतलब पुरोहित वर्ग का वर्चस्व था। पुरोहित वर्ग जो उच्च वर्ग था, जिसे प्राचीन काल में ब्राह्मण का वर्चस्व देखेंगे, लेकिन ब्राह्मण का वर्चस्व सिर्फ सामाजिक व्यवस्था एवं राजनीतिक किंग मेकर के रूप में था, वो खुद किंग नहीं थे। ये प्राचीन भारत की संकल्पना थी। कुछ लोगों का मत था कि वहां पर पुरोहित वर्ग का जो है वो वर्चस्व है और उसी का शासन है। ठीक है, एवं कुछ और मत भी दिए गए हैं, ये उसके बारे में भी जानते हैं। ये पहला मत हो गया कि आगे बताया गया कि पुरोहित वर्ग का वर्चस्व था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मतलब यहाँ पर कई शासक वर्ग थे। कई शासक वर्ग थे जो समानता के साथ शासन व्यवस्था चलाते थे। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार के यहाँ पर कई शासक वर्ग थे और वो समानता के साथ शासन व्यवस्था चलाते थे एवं अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने मुद्दे के हिसाब से शासन व्यवस्था चलाते थे। कुछ इतिहासकार का ये भी मत है। और कुछ इतिहासकार का मत है कि मतलब यहाँ पे यहाँ पर हथियार, कुछ इतिहासकार का मत है कि यहाँ पर हथियारों की होड़ नहीं पाई गई, मतलब हथियारों व कोई राजकीय सत्ता के साक्ष्य नहीं मिले। जैसे होता है ना, जैसे इमारत है, जैसे दूर को पाया गया, वहां पे बोला गया मतलब उच्च वर्ग के लोग रहते थे, तो हो सकता है कि वो शासक वर्ग होंगे। इसलिए यहाँ पे मतलब उस तरीके से नहीं पाया गया है कि यहाँ पे स्पष्टता बताया जा सके कि यहाँ पे शासन व्यवस्था। जैसे मौर्यन एम्पायर के बारे में कुम्हरार का अभी भग्नावशेष महल देख सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा कोई यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला। इसलिए यहाँ पे हथियारों को कोई होड़ नहीं थी, कोई सैनिक सत्ता का साक्ष्य नहीं मिलता, ये सारी ना कोई युद्ध का प्रमाण मिलता है, ये सारी चीजें हैं। यह कुछ इतिहासकार का मत है जिस पर सभी लोगों की स्पष्टता देखी जा सकती है, क्योंकि ये नगरीय संरचना थी, यहाँ पर नगर की काफी अच्छी व्यवस्थाएं थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नगर पालिका जैसी कोई सत्ता होती होगी। कुछ इतिहासकार का मत यह भी है। नगर पालिका जैसा शासन, देखिए ये आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, एवं आप अगर सीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। नगर पालिका जैसा शासन व्यवस्था, इस पर अधिक इतिहासकार मत का स्पष्टता है, क्योंकि यहाँ पर नगरीय संरचना थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, और नगर पालिका जैसा शासन व्यवस्था था, नगरीय सभ्यता थी यहाँ पे। और इसी के साथ ही यहाँ पे आपका मतलब नगर नियोजन की जो नगर पालिका के द्वारा जो किया जाता है वो सारी चीजें की संरचनाएं थी। यहाँ पर नियोजन आधारित विकास कार्य, तो नियोजन के आधार पर विस्थापन कह सकते हैं, मतलब नियोजन की मतलब ये मंडी का क्षेत्र है या ये आवासीय क्षेत्र है, ये सड़कें हैं, ये सारी चीजें हैं। इससे अब अनुमानता है कि नगर पालिका ऐसा शासन व्यवस्था हो। देखिए ये सारी मैंने इसी के साथ आपको प्रसाद वर्ग की बता दिया कि प्रसाद वर्ग का क्या क्या मतलब आप कह सकते हैं कि किस तरह की शासन व्यवस्था। सब मिलाकर अगर हम एक शब्द में कहें कि हड़प्पा सभ्यता में कैसी शासन व्यवस्था हो सकती है, तो हम एक ही बात कहेंगे कि हम एकात्मक शासन व्यवस्था, मतलब
एकता के साथ लोग शासन व्यवस्था करते थे, शासन व्यवस्था में भागीदार थे, अगर हम एक शब्दों में कहें। क्योंकि यहाँ पे जनता, क्योंकि देखिए कोई भी सभ्यता का विकास में वहाँ की जनता की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। वहाँ की जनसंख्या क्या है, वहाँ की वहाँ इससे ये ज्ञात होता है कि वहाँ की जनता शिक्षित होगी, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके का शासन व्यवस्था रही जिस तरीके प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में देखें। आधुनिक काल में साक्षरता दर हमारे भारत की बहुत निम्न थी, इसलिए क्या होता है कि इस समय की साक्षरता दर भी बहुत उच्च होगी, तभी तो शासन व्यवस्था इस तरीके से शांति व्यवस्था की तरफ चला। यहाँ पे शांति व्यवस्था थी, शांति व्यवस्था स्थापित, मतलब यहाँ पे यह कह सकते हैं कि लोगों में साक्षरता दर थी, साक्षरता का महत्व था। क्योंकि देखिए सरकार या कोई भी सभ्यता या कहाँ का भी राज्य हो या देश हो, जब तक वहां की जनता अपने दायित्व को नहीं समझेगी, अपने राष्ट्रवाद की भावना को नहीं रखेगी, वो अपनी क्षेत्रीयता देखेगी, वहां विकास संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए सरकार कोई योजना निकालेगी, उसका तो सरकार योजना निकालती किस लिए? जनता के उपयोग के लिए। जब जनता ही इसका दुरुपयोग करने लगे तो बताइए आप ही किस प्रकार की यहाँ पे विकास होगी। इसलिए कोई भी सभ्यता या राज्य के विकास में वहाँ की जनता की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। अगर जनता वहाँ के दायित्व समझती है तो वहाँ पर विकास संभव होगा, क्योंकि सरकार के साथ साथ वहाँ पर जनता भी समझदार होगी और हर बातों को समझेगी, ये सारी चीजें। और आप लोग देखते हैं हमारे भारत में क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी निकलती है, कोई भी कानून बनता है, जनता के पास उतनी जानकारी नहीं रहती। वो ओवरव्यू सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया में ओवरव्यू में जो उनको दिखता है वो सारी चीज़ों को वो देखते हैं, उस हिसाब से आंदोलन वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं, हिंसात्मक आंदोलन कर बैठते हैं, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आप प्रदर्शन करें, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, उस पर प्रदर्शन करें जो उचित हो, बिना उचित के आप प्रदर्शन, जिस चीज पर आप आवाज उठा रहे हैं उसकी जानकारी आपके पास हो, तभी आप सरकार से सवाल कर पाएंगे, या नहीं तो आप सरकार से सवाल कर पाएंगे ना ही आप इधर का रहेंगे ना ही उधर का रहेंगे। ये सारी चीजें ये समझने की आवश्यकता है, आप सबको भी समझने की आवश्यकता है कि जनता के द्वारा ही किसी राष्ट्र का विकास हो सकता है। जनता अगर उसमें भागीदार नहीं है, सरकार कोई भी हो, कितनी भी ईमानदार सरकार हो या कितनी भी भ्रष्ट सरकार हो, किसी से कोई उपाय नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आपको हड़प्पा सभ्यता की बारीकी से सारी चीजों को बताया, अब कुछ टॉपिक्स बताते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए कहीं की भी हड़प्पा सभ्यता, देखिए कोई भी राज्य या प्रांत होती है या कहीं भी कोई भी सभ्यता हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की कुछ संस्कृति होती है, वहाँ की कुछ धार्मिक परंपराएं होती है, जिसके आधार पर वे उस सभ्यता में रहते हैं, अपने उद्देश्यों से, अपने जीवन के लक्ष्यों से, सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आइए हम हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति व सांस्कृतिक परंपराएं के बारे में जानें। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक परंपराएं, मतलब हड़प्पा सभ्यता की क्या परंपराएं थी, धार्मिक परंपराएं थी, उस समय किस प्रकार की धार्मिक स्थिति थी, क्या महत्व था, ये सारी चीजों को जानना जरूरी है। आइए देखिए यहाँ पे उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो एवं अनेक क्षेत्रों में एक मूर्ति मिली है, जो मातृ मूर्ति, मातृ देवी की मातृ, देखिए
कुछ स्त्री की मूर्तियां मिली हैं। आप समझ सकते हैं कि मतलब कुछ स्त्रियां की मूर्ति मिली हैं, जिससे यह ज्ञात लगाया गया कि वो मातृ देवी के रूप में उन्हें पूजा जाता होगा। देखिए, एक मूर्ति इस प्रकार मिली है कि मतलब उनके जो गर्भ से है, मतलब पूरी संरचना है उस मूर्ति की, लेकिन उनके जो गर्भ है, मतलब नाभि आप कह सकते हैं, वहां से एक वृक्ष निकला है। इससे यह परंपरा ये स्पष्ट हो जाता है कि मातृ देवी के रूप में पूजी जाती होगी। वहां पर मातृ देवी की पूजा का विशेष महत्व था, क्योंकि यहाँ पे उस प्रकार की मूर्तियां मिली है, जिससे यह पता चला है। देखिए, एक मिले हैं पशुपति योगी का मूर्ति। पशुपति, जिन्हें हम भगवान शिव के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक मूर्ति मिली है, उस एक मूर्ति मूर्ति ही मिली है। उसमें देखा गया है कि मतलब एक योगी पुरुष बैठा है पेड़ के नीचे, उसके चारों तरफ पशु हैं, हिरण है, शेर है, ये सारी चीजें हैं। बैल नहीं थे उस समय। इससे यह ज्ञात होता है कि मतलब या योगी मतलब या पशुपति के रूप में पूजे जाते थे। और कुछ सिक्कों में इनके साक्ष्य मिले हैं। सिक्कों में, फिर सिक्के पास मुहरे में, कुछ क्षेत्रों में मुहरे मिले हैं, वहां भी इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं कि एक योगी पुरुष है, उसके चारों पट्टी पशु हैं। इससे यह ज्ञान होता है कि शिव के रूप में पशुपति नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। ये दो चीजें, दो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं गॉड यानी भगवान का चित्रण है। देखिए, ये दो चीजें तो आप इसको देख रहे हैं कि ये मातृ देवी एक पशुपति नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का अगर धार्मिक परंपरा पूछा जाए तो यही होगा कि हड़प्पा सभ्यता की प्राकृतिक पूजा पर आधारित थी, प्राकृतिक बात पर आधारित। क्योंकि यहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती है, आपको मैंने बताया, पशुपति नाथ की पूजा जाती है। यहाँ पर वृक्षों में पीपल का पेड़ का विशेष महत्व था। ठीक है। यहाँ पे नदियों को भी पूजा जाता था। इसके साथ ही जो हमारे आसपास उस समय की पर्वत पठारें थी, इसकी भी पूजा की जाती थी। ठीक है। इससे यह ज्ञात होता है कि प्राकृतिक पर पूरी आधारित थी, प्राकृतिक चीजों पर इसकी आस्था थी, क्योंकि प्रकृति ही इसके विकास की परिचायक बनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के निकट थी, और सिंधु नदी के निकट होने के कारण उपजाऊ क्षेत्र थी एवं यह अर्ध शुष्क क्षेत्र थी। प्रकृति के द्वारा इससे बहुत चीजें मिली है। ये कृषि में सर्वोपरि रही है। यहाँ पे कपास की सर्वप्रथम खेती हुई है। ये सारी चीजों से नदियों को भी पूजा जाता था। यहाँ पर इसके साथ ही प्रकृति का संरक्षण का भी महत्व है। इससे यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता प्रकृति को महत्व देती थी एवं प्रकृति को अपना स्वामी मानती थी एवं प्रकृति की पूजा करती थी, उसका संरक्षण करती थी। इसी के साथ मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक परंपराएं के बारे में बताया। अब आपका बच्चा इसके साथ ही आपका
बहुत टॉपिक कवर हो गया है। अब बचा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, मतलब हड़प्पा सभ्यता का आखिर इतनी विकसित सभ्यता होने के पश्चात भी पतन कैसे हुआ, क्या कारण होंगे जो इतनी बड़ी, इतनी परिपक्व सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता का पतन हो गया। देखिए, आप इतिहास में कुछ भी पढ़िएगा, कोई भी सभ्यता के बारे में पढ़िएगा, कोई भी संस्कृति के बारे में पढ़िएगा, उसका आप स्टार्टिंग पीरियड देखिएगा, ठीक, फिर बीच में उसका विकसित पीरियड देखिएगा, और फिर उसका पतनशील देखिएगा। ये आपको कोई भी, आप इतिहास का कोई भी संस्कृति के बारे में पढ़िएगा, कहीं के भी सभ्यता के बारे में पढ़िएगा, ये तीन चीज आपको माइंड में रखना होगा। ये तीनों चीज आपके अध्ययन के क्षेत्र होंगे। ये तीन क्षेत्र पर आप उस सभ्यता के बारे में जानेंगे, उस सभ्यता के महत्व को जानेंगे, उसके क्या क्या चीजें थी जो आज भी जायज है, आज भी उस तरीके के विकास नहीं हो पाई। ये सारी चीजें आपके जानने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए, मैंने हड़प्पा सभ्यता के सारे टॉपिक्स को बारीकी से पढ़ाया, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अब आइए उसका पतनशील देखते हैं कि उसका पतन आखिर कैसे हुआ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की पतनशीलता, हड़प्पा सभ्यता ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की पतनशीलता, देखिए, हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं नगरीय सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ पर शिल्प कला थे, धार्मिक परंपराएं उचित थी, प्रकृति को पूजा जाता था एवं नदियों के निकट थी, कृषि की अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ पर कृषि प्रौद्योगिकी उचित लेवल पर थी, सड़कों की संरचना अच्छी थी, जल निकासी व्यवस्था काफी अच्छी थी। फिर ये इसका पतन कैसे हो, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, पहला तो देखिए, आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी जानकारी मिली है वो पुरातात्विक आधार पर है। हम आज तक उसके लिपि को पढ़े नहीं है, इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भौतिक संस्कृति का पतन माना गया। काफी नाश, आप इसको गिरावट कर सकते हैं। इसे क्या, इसमें इन्हें यहाँ पे उम्मीद किया गया कि कृषि के उत्पाद में कमी आई होगी, उत्पादन में कमी, ठीक है। शिल्प कला का ह्रास होना, ठीक है। और आपका हो जाएगा यहाँ पे नगरों की संरचना में ग्रामीणता, सारी चीजें आपकी भौतिक संस्कृति का पतन मान सकते हैं। इसमें यह हो सकता है कि आपका शिल्प उत्पादन में गिरावट आ गया होगा, कृषि के
कृषि उत्पादन में गिरावट आ गई होगी, नगरों की संरचना में आपका ग्रामीणता की ओर संक्रमण हुआ होगा। ये सारी चीजें होंगी जो उस समय की सभ्यता की जो भी सांस्कृतिक परंपराएं थी उसका विनाश धीरे धीरे होता चला गया। ठीक है, देखिए देखिए 1800 ईस्वी, आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल क्या था? 2600 बीसी से 1900 बीसी। ठीक है, आप ये बात जानते हैं। 1800 बीसी से क्या हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य क्षेत्र थे, मुख्य क्षेत्र में मान के चलिए हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, इधर पतनशीलता को देखते हुए लोगों का प्रवास चोलिस्तान के क्षेत्रों में हुआ। चोलिस्तान से प्रवास होकर ये भारत के मतलब दक्षिणी व गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवास हुआ। मतलब आप यहाँ जो भौतिक संस्कृति का पतन होने लगा तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोलिस्तान, चंद्रगुप्त इस महत्वपूर्ण केंद्र को छोड़ लोग भारत के दक्षिणी गुजरात व राजस्थान, हरियाणा वाले क्षेत्रों में प्रवास करने लगे। इससे वहाँ पर लोगों की प्रवास होते चली गई और उस सभ्यता में पतनशीलता गिरावट देखी जाती रही। ठीक है, देखिए इसके पतनशीलता पर कई इतिहासकारों का मत है, जो अनेक मत है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, जल परिवर्तन मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पर मतलब जलवायु में परिवर्तन आ गया होगा, जलवायु में परिवर्तन आ गया होगा। यहाँ पे कुछ इतिहासकारों का मत बाढ़ आ गया, क्योंकि नदी के किनारे निकटती सिंधु घाटी सभ्यता के और लोथल का क्षेत्र अरब सागर से मिला हुआ था, इसलिए वहां पर हो सकता है कि बाढ़ आ गया होगा। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मत है कि यहाँ पे विवर्तनिक आ गया होगा। विवर्तनिक मतलब आप 11th में पढ़े होंगे विवर्तनिक के बारे में। मतलब जब आप 11th में पढ़िएगा तो देखिएगा कि दो प्लेट, आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर प्लेट, पृथ्वी के जो धरातल है, धरातल के नीचे प्लेट, ये जब प्लेट आपस में दबाव डालकर टकराते हैं, जैसे दो प्लेट है, ठीक, मान के चलिए ये दो प्लेट इस तरीका से टकराते हैं तो एक इस तरीके से उठ जाता है। इसी तरीके से हिमालय का भी निर्माण हुआ है। उसी प्रकार हो सकता है कि वहां पे प्लेट विवर्तनिक आ गया होगा, यानी मतलब वहां पे आपदाएं आ गई होंगी, ये सारी चीजें, वहां पे सुखाड़ की स्थिति आ गई होगी, वहां पे भूकंप की स्थिति आ गई होगी। ये सारी चीजें हैं जो वहां की प्राकृतिक रूप से यहाँ के पतन का कारण बनती है। ठीक है, जो अनेक इतिहासकारों का मत है इसमें। देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो के क्षेत्रों में कुछ यहाँ पे मोहनजोदड़ो का क्षेत्र जो है, देखिए सर जॉन मार्शल, आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जब खोज की गई थी 1921-1922 के समय, वहाँ पर भारत में महानिदेशक थे जॉन मार्शल, जिन्होंने 1924 में घोषणा की कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य है। ठीक है,
उनकी एक पुस्तक है आर्कोलॉजी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। जिनमें उन्होंने वर्णन किया है कि मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में अनेक अस्थि पंजर मिले हैं। इससे यह ज्ञात लगाया गया है कि यहाँ पर बाहरी आक्रमण भी हुआ है। उनके पुस्तक में वर्णन किया है कि अनेक अस्थि पंजर मिला है, जिससे आप ये भी हो सकता है कि यहाँ पे बाहरी आक्रमण हुआ होगा अनेक क्षेत्र, क्योंकि उस समय अनेक समकालीन सभ्यताएं थी, तो हो सकता है अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए इस विकसित सभ्यता पर बाहरी आक्रमण हुआ होगा। एक और इतिहासकार है जिन्होंने भी बाहरी आक्रमण के साक्ष्य को प्रस्तुत किया है। उन्नीस सौ सैतालीस में R.M. व्हीलर एक इतिहासकार है, इन्होंने वर्णन आपको किया है कि मतलब जो आर्य समाज थे जो भारत में वैदिक काल में आए, उनके द्वारा यहाँ पर मतलब पुरंदर द्वारा किला इस तरीके से वहां वर्णन किए कि इसे यह ज्ञात हुआ है कि जो आर्य आए थे वो उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। इसका वर्णन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का हवाला देकर कहते हैं कि मतलब यहाँ पर आर्यों के द्वारा आक्रमण किया गया था। ये R.M. व्हीलर थे। पुरंदर द्वारा किला मतलब यहाँ पर पुरंदर का वर्णन यहाँ पर आर्य समाज से किया गया है, आर्य लोगों से किया गया है। और किला मतलब पुरंदर वो होते थे जो मतलब किला को ढाने मतलब संहार करने वाले, संहारा का बना सकते हैं। ये भी साक्ष्य बाहरी आक्रमण के साक्ष्य मिले। इसी के साथ ही मैं आपको हड़प्पा सभ्यता की पतनशीलता के क्या कारण हो सकते थे, क्या क्या मत है, क्या क्या साक्ष्य के आधार पर पाई गई है, ये सारे चीजों को मैंने बताया। ठीक है, अब आइए एक लास्ट टॉपिक है, उस टॉपिक को हम आपको पढ़ाकर इस चैप्टर को पूर्णतः खत्म। ठीक है, कनिंघम का भरण। देखिए, कनिंघम आप जानते हैं कि ये प्रथम महानिदेशक थे। इसी के द्वारा 1856 में 1861 में ये महानिदेशक बनते हैं। ठीक है, 1873 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता पर अध्ययन किया था, लेकिन इनके समझ से आउट ऑफ सिलेबस हो जाने के कारण इन्होंने सही बात बता नहीं पाए। इन्होंने अध्ययन किया किससे, तो चीनी वृत्तांतों के अध्ययन। मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब जो चीन में हेनसांग आए थे, फायान आए थे, वो उनका जो यात्रा वृत्तांत था उसके आधार पर इन्होंने अध्ययन आरंभ किया। इससे इन्होंने यह बताया कि भारत में सभ्यता का सर्वप्रथम विकास सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी क्षेत्रों में नहीं हुआ, या गंगा नदी के क्षेत्रों में हुआ। ये इतिहास कनिंघम का भरण है। देखिए,
कनिंघम एक महानिदेशक थे। 1873 में इन्होंने बताया कि भारत में सर्वप्रथम अगर सभ्यता का विकास हुआ है तो गंगा नदी के क्षेत्रों में। उन्होंने चीनी अध्ययन के आधार पर ये बातें बोली। जो आप जानते हैं कि गंगा नदी पर जो विकास हुआ द्वितीय नगरीकरण यानी उत्तर वैदिक काल के बाद हुआ। उत्तर वैदिक काल जब आरंभ हुई उसके बाद महाजनपद काल आया। महाजनपद काल से गंगा नदी के गंगा मैदानों में सभ्यता का विकास आरंभ। जो बात हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की इन्होंने अच्छी तरीके से ये जान नहीं पाई कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। ठीक है, अब कुछ इतिहासकार का मत है कि ये जो सभ्यता है मेसोपोटामिया का विस्तार है। कुछ इतिहासकार का मत है कि जो सिंधु घाटी मतलब ये जो सभ्यता है ये कोई इसकी स्वतंत्रता सभ्यता नहीं है या मेसोपोटामिया का सब विस्तार है। अब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एक स्वतंत्र सभ्यता थी। देखिए, इस प्रकार यहाँ पर पुरातात्विक आधार पर जो अध्ययन किया गया उसमें क्या क्या समस्याएं आई उस पर अनेक इतिहासकारों का मत है। उसमें इन्होंने कई लोगों ने बोला कि गंगा नदी के क्षेत्रों का विकास है, मेसोपोटामिया के क्षेत्रों का विकास है। ये कुछ लोगों का मत है कि स्वतंत्र सभ्यता थी। इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो भी साक्ष्य मिली वो पुरातात्विक आधार पर अनुमानता के रूप में वर्णन किया गया है उसकी जानकारी। इस प्रकार पुरातात्विक आधार पर जो समस्याएं हुई थी सारी चीजों का कनिंघम के भ्रम से आरंभ होती है ये घटनाएं। क्योंकि देखिए पुरातात्विक आधार पर अध्ययन में ये समस्या है कि देखिए पुरातात्विक आधार पर आप समानों के आधार पर अध्ययन करते हैं, आप अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते होंगे कि अभिलेख जो मिलते हैं प्राचीन वो पूर्णतः स्पष्ट उनकी भाषा नहीं रहती। इस कारण से उनकी जानकारी प्राप्त अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। क्योंकि कोई भी सभ्यता का कोई भी इतिहास का जानने के लिए हमको दोनों स्रोतों को जानना जरूरी होता है, तब हम उसका स्पष्ट जानकारी जान पाते हैं। ये पुरातात्विक आधार पर समस्याएं होती थी। चलिए इसी के साथ आपका हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म होता है। मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता आपका जो हड़प्पा सभ्यता है हिस्ट्री का पहला चैप्टर उसको मैंने आज खत्म किया और आपको मैंने हड़प्पा सभ्यता के आरंभ कैसे हुआ, इसके कालखंड क्या है, ये सारी चीज़ें एवं जो हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक्स है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग मैंने आपको उस तरीके से आपको पढ़ाया और आपको बारीकी से सारी चीज़ों को समझाया। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला चैप्टर समझ में आया होगा और इस चैप्टर के बाद आपका ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चैप्टर के बाद आपको एनसीईआरटी या आप कोई भी रेफरेंस बुक लिए होंगे, इसे भारतीय भवन हो गया अनेक तरह के बुक होते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर उसको आप बनाइएगा और उसके लाइन बाय लाइन इस बुक की इस चैप्टर की सारी चीज़ों को आप बुक में पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैंने आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स बताया, आप बुक भी पढ़ लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका मैं ऑब्जेक्टिव आपको मैं एक पीपीटी के रूप में आपको मैं बता दूंगा, उसका जल्दी वीडियो पोस्ट हो जाएगा। इसी के साथ हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी पसंद आया होगा
अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी इस चैप्टर के डाउट हैं शुरू से लेके अभी तक उस सारी चीज़ों का कमेंट में कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगा। इससे क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स बचे हुए हैं, हो सकता है मैं कुछ टॉपिक्स भूल भी गया हूँ, लेकिन मैंने अपने स्तर पर जो भी आपके लेवल के क्लास 12 के लेवल के टॉपिक्स थे वो उसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आगे आप बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।